वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आंशिक एवं सामान्य संतुलन के बारे में। पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम। प्रस्तुत वीडियो में हम उन संतुलन के दोनों स्थितियों का अध्ययन करेंगे। संतुलन की स्थिति एक आर्थिक इकाई के व्यवहार की अंतिम स्थिति होती है या एक उद्देश्य की स्थिति होती है। संतुलन की अवधारणा के संदर्भ में देखें तो संतुलन की अवधारणा हमें उस दिशा की ओर संकेत करती है जिस तरफ आर्थिक प्रक्रियाएं गतिमान होती हैं। संतुलन का महत्व इसलिए नहीं होता कि वह वास्तव में प्राप्त हो जाता है, बल्कि इसलिए होता है कि उसकी तरफ आर्थिक प्रक्रियाएं वो गतिमान होती हैं। आर्थिक जो इकाइयां होती हैं उनका व्यवहार अंतिम रूप से संतुलन को प्राप्त करना होता है। संतुलन की स्थिति में सामान्यतः अन्य बातों को समान रहने की मान्यता को लिया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, उपभोक्ता संतुलन की बात करें तो उसमें उपभोक्ता की आमदनी, रुचि, अरुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें, इनको अपरिवर्तित या स्थिर मान लिया जाता है। उसी प्रकार उत्पादक के संतुलन में साधनों की कीमतें, टेक्नोलॉजी आदि को स्थिर मान लिया जाता है। तो इस प्रकार अन्य बातों को समान रहने की मान्यता के फलस्वरूप ही संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। जिस संतुलन में आर्थिक इकाइयां असंतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति की ओर गतिमान होती है, उसे स्थिर संतुलन कहा जाता है। जैसे कि मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर देखें तो मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अर्थात जहाँ मांग और पूर्ति का संतुलन होगा वहाँ जो वस्तु की कीमत निर्धारित होती है उसे संतुलन कीमत कहा जाता है। मान लीजिए यदि किसी कारण से यह संतुलन भंग हो जाता है, कि यदि किसी कारण से कीमत है वो बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऊंची कीमत पर पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो जाएगी, जिससे कीमत में घटने की प्रवृत्ति लागू होगी और पुनः पहले वाली संतुलन कीमत स्थापित हो जाएगी, जहां मांग की मात्रा पूर्ति के मात्रा के बराबर होती है। इसी प्रकार यदि किसी कारण से पूर्व संतुलन कीमत भंग हो जाए, कीमत घट जाए, तो मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाएगी, जिससे कीमत में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति होगी और पहले वाली संतुलन कीमत स्थापित हो जाएगी। तो इसे सामान्यतः स्थिर संतुलन कहा जाता है। अर्थात यदि संतुलन में असंतुलन स्थापित हो जाता है तो असंतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति की ओर गतिमान होती है आर्थिक क्रियाएं, तो उसे स्थिर संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत यदि संतुलन की स्थिति के भंग होने पर आर्थिक इकाइयां उससे दूर चलती जाती है तो उसे अस्थिर संतुलन कहा जाता है। तो संतुलन की दो स्थितियां, स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन। अब संतुलन की दोनों स्थितियों का अध्ययन करें तो आंशिक या विशेष संतुलन, पार्शियल संतुलन जिसे कहते हैं, इसका अर्थ देखें तो आंशिक संतुलन उस संतुलन को कहते हैं जो एक व्यक्तिक इकाई अथवा अर्थव्यवस्था का एक उपभाग बाहर से उसकी दी हुई दशाओं से प्राप्त करते हैं। तो इसमें मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2 पॉइंट है कि आंशिक संतुलन का संबंध जो है मुख्यतः व्यक्तिक इकाई से है। व्यक्तिक इकाई यानी एक उपभोक्ता हो सकता है, चाहे एक फर्म हो सकता है या एक उद्योग हो सकता है। तो एक इकाई के रूप में हम बात करें तो एक व्यक्तिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिक इकाई या एक उपभाग, जैसे हम एक उद्योग भी कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा तथ्य है कि इन आर्थिक इकाइयों के लिए बाहर से कुछ दशाएं दी हुई होती हैं जिनके अनुसार इनको अपना समायोजन करना होता है, उसे आंशिक संतुलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि प्रत्येक उपभोक्ता है अपनी दी हुई आमदनी, अन्य वस्तुओं सेवाओं की दी हुई कीमतों तथा अपनी दी हुई पसंद प्राथमिकताओं के आधार पर एक वस्तु की अपनी खरीद की मात्रा को निर्धारित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार एक व्यावसायिक फर्म अपने सीमित उत्पादन के साधनों को दी हुई टेक्नोलॉजी, साधनों की दी हुई कीमतों आदि की दशाओं में इस प्रकार से काम में लेती है कि वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि बाहर जो स्थितियाँ दी गई हैं उसमें समायोजन करके अपनी अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सके।
एक उपभाग का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक उद्योग को लिया जा सकता है कि दीर्घकाल में उद्योग में नई फर्में प्रवेश करती हैं और पुरानी फर्में उद्योग को छोड़ करके बाहर चली जाती है। तो अतः एक उद्योग भी दी हुई परिस्थितियों के अनुसार अपना संतुलन निर्धारित करता रहता है। तो इस प्रकार ये आंशिक संतुलन होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का आर्थिक इकाई अपनी संतुलन की दशाओं को प्राप्त करती है। आंशिक संतुलन दो दशाओं में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। पहला, जब आर्थिक हलचल एक फर्म या एक उद्योग तक सीमित होती है, और दूसरा, जब हमें आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम के प्रभावों का अध्ययन करना हो। पहला पॉइंट देखें तो जब आर्थिक हलचल एक फर्म या उद्योग तक सीमित होती है, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर स्थित किसी फैक्ट्री के श्रमिक हड़ताल कर देते हैं, अथवा जयपुर में स्थित इंजीनियरिंग उद्योग की कुछ फैक्ट्रियों के श्रमिक हड़ताल कर देते हैं, तो इस प्रकार की हड़ताल का प्रभाव कुछ फर्मों या श्रमिकों तक सीमित रहेगा। इसलिए उनका अध्ययन आंशिक संतुलन की सहायता से किया जा सकता है। यानी कि जो आर्थिक इकाइयों में जो हलचल है वो एक फर्म या उद्योग तक ही सीमित हो, तो उसका हम इस आंशिक संतुलन के आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, किसी प्रथम क्रम के प्रभावों से तात्पर्य है जैसे मान लीजिए सरकार युद्ध की सामग्री का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय घोषित करती है, तो इसका सबसे पहला प्रभाव होगा युद्ध की सामग्री बनाने में लोहा और इस्पात उद्योग पर पड़ेगा। इस्पात की मांग बढ़ेगी, इसलिए इस्पात के उत्पादन, इस्पात की कीमतों, इस उद्योग के मुनाफों, उद्योग में साधनों की मांग, रोजगार की कीमतों, रोजगार व उनकी कीमतों आदि पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन आंशिक संतुलन की सहायता से किया जा सकता है। तो प्रथम क्रम के प्रभाव होते हैं कि जो आर्थिक हलचल है या आर्थिक जो भी परिवर्तन है उसके सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ा, तो उसके आधार पर भी आंशिक संतुलन का अध्ययन किया जा सकता है। अब है सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन उस समय स्थापित होता है जब सभी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां तथा अर्थव्यवस्था के सभी उपभाग एक साथ आंशिक संतुलन में होते हैं। अर्थात जब सामान्य संतुलन एक व्यापक अर्थ के संदर्भ में है कि आंशिक संतुलन में जब हर फर्म, हर उद्योग, हर उपभोक्ता अपनी साम्य की स्थिति में होगा, तो वो सामान्य संतुलन कहलाएगा। सामान्य संतुलन की अवधारणा सभी आर्थिक इकाइयों व अर्थव्यवस्था के सभी भागों की परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करती है, क्योंकि सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण आर्थिक इकाइयों की सब एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता होती है। सामान्य संतुलन का अध्ययन सामान्यतः उच्चतर अर्थशास्त्र में किया जाता है और इसमें विशेषतः गणित का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत गणित का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सामान्य संतुलन के उद्देश्य देखें तो सामान्य संतुलन के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला, इससे अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप में देखने का अवसर मिलता है, जो विश्व सिद्धांत की दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि सामान्य संतुलन में हम सारी उपभागों, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों सबका सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं, तो एक व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। दूसरा, सामान्य संतुलन की सहायता से एक आर्थिक परिवर्तन के अंतिम प्रभाव को पूरी तरह जाना जा सकता है। आंशिक संतुलन में तो केवल प्रथम क्रम के प्रभावों को जानते हैं, जबकि सामान्य संतुलन की सहायता से आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम के, द्वितीय क्रम के, तृतीय क्रम के और अन्य उच्च क्रम के प्रभाव हैं वो जाने जा सकते हैं। तो सामान्य संतुलन की सहायता से पूरी आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। सामान्य संतुलन की प्रक्रिया के हम दो उदाहरणों की सहायता से इसे और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमने आंशिक संतुलन में भी पढ़ा है कि सरकार के द्वारा युद्ध की सामग्री बढ़ाने का निर्णय का प्रभाव। तो सरकार के द्वारा युद्ध की सामग्री अधिक बनाने का जब निर्णय लिया जाता है, तो पहला प्रभाव इस्पात उद्योग पर पड़ता है, प्रथम क्रम का प्रभाव। इसे आंशिक संतुलन के अंतर्गत लिया जा सकता है, क्योंकि हमें सर्वप्रथम इस्पात के मूल्यों, उत्पादन
इसमें उत्पादन के साधनों के उपयोग और उनकी कीमतों आदि पर विचार करना होता है। लेकिन इससे अन्य उद्योगों व आर्थिक क्रियाओं में भी हलचल पैदा होने लगती है। इस्पात के स्थानापन्न पदार्थों की मांग बढ़ती है, जिससे हलचलों का दायरा बढ़ता है। अंत में ये प्रभाव पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था तक फैल जाते हैं। अतः युद्ध का अधिक सामान बनाने की सरकारी घोषणा का प्रभाव समस्त अर्थव्यवस्था में व्यापक होने के कारण इसका अध्ययन सामान्य संतुलन विश्लेषण के द्वारा करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम, भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी घटाने के प्रभाव। हमारे देश में पिछले वर्षों में खाद्यान्न और उर्वरकों निर्यातों पर सब्सिडी का आर्थिक भार बहुत बढ़ गया है और असहनीय हो गया, इसलिए बजट घाटे को कम करने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन सब्सिडी यदि कम की जाए तो इसका अध्ययन एक अर्थशास्त्रियों के एक मॉडल की सहायता से किया गया है कि उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने के प्रभावों का बहुत सारे क्रमों पर उसका प्रभाव होगा। प्रथम प्रभाव उर्वरक उद्योग पर पड़ता है, जिसे आंशिक संतुलन के अंतर्गत देख सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव देखना होगा। तो अतः उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने का निर्णय उर्वरक उत्पादन व उर्वरक उपभोग के अलावा खाद्यान्नों के बाजार भावों, कीमत सूचकांक, सरकार के खाद्यान्नों के भंडार आदि को प्रभावित करके पूरी अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से परिवर्तित कर सकता है। इसलिए विश्लेषण सामान्य संतुलन की सहायता से करना उचित माना जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों से हम देख सकते हैं आंशिक और सामान्य संतुलन में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। दोनों आपस में दोनों का कोई विरोध नहीं है। एक फर्म के संतुलन से ही हम एक उद्योग के संतुलन पर जाते हैं। तत्पश्चात पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में एक निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करके परिणाम निकालते हैं। इस प्रकार आंशिक संतुलन से सामान्य संतुलन की तरफ बढ़ने के प्रयास निरंतर जारी रहता है। तो आंशिक और सामान्य संतुलन, आंशिक संतुलन में हम सामान्यतः आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम का अध्ययन करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से अंतिम प्रभाव जानने के लिए सामान्य संतुलन का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो आंशिक और सामान्य संतुलन परस्पर एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए आर्थिक प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सामान्य एक अध्ययन किया है आंशिक और सामान्य संतुलन का। थैंक यू।